हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशित छतवानी है। इन दिनों में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कर रहे थे। कॉन्सेप्ट्स हमारे पूरे हो गए हैं, अब हम कन्वेंशंस पे बात करेंगे। आज हम बेसिकली दो कन्वेंशंस पे बात करेंगे। एक है हमारा प्रूडेंस, को कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, मैं भी समझाऊंगा। और दूसरा आपका रहेगा कंसिस्टेंसी। तो हम इन दो कन्वेंशन या इन परंपराओं को समझेंगे। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा परंपराएं क्या होती है। जनरल रूटीन लाइफ में अपन परंपरा किसको बोलते हैं? जो चली आ रही है, जो हमारे बाप दादे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग किया करते थे। अगर वो अच्छी चीज़ें हैं तो हम उनको आज भी कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बड़ों को नमस्ते करना, उनके चरण में स्पर्श करना, किसी अनजान को देख के स्माइल करना, या मतलब किसी जान पहचान वाले को देख के स्माइल करना। तो ये सब हमारी आदतों में आ गया है और नथिंग रॉन्ग इन दैट। होता आ रहा है, चलता आ रहा है। हमसे कोई बड़ा मिलता है तो हम उसको विश करते हैं, ठीक है। कोई छोटा मान लीजिए हमसे आशीर्वाद लेता है तो आशीर्वाद देते हैं। मतलब ये चीज़ें हैं जो परंपराएं चली आ रही है। उसी तरह जिस तरह जनरल लाइफ में कुछ कन्वेंशंस या परंपराएं होती हैं, कुछ डेली रिचुअल्स प्रैक्टिस होती हैं, वही की वही कुछ चीज़ें अकाउंट्स में भी होती हैं। कुछ चीज़ें एक अकाउंटेंट को फॉलो करनी चाहिए। जैसे इन्वेस्टर बिरादरी जो है, वो चाहे कितना ही कहे कि शेयर डिवेंचर प्रॉपर्टीज में पैसा लगाना चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं कहेंगी कि थोड़ा पैसा गोल्ड में भी रखना चाहिए। आप कई बार कहेंगे क्यों रखना चाहिए, बस वो कहेंगे रखना चाहिए। तो जैसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ परंपरा, घर में कुछ कैश है, अपन देख रहे हैं, अपन ने कोविड के समय फेस किया है। तो अब उससे अपनी एक स्टैब्लिश परंपरा हुई होगी कि अपने को घर में थोड़ा कैश रखना चाहिए, थोड़ी अपनी इनकम में से बचत करनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। उसी तरह अकाउंटेंट को भी कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशन बेसिकली सेट प्रैक्टिसेस होती हैं जो ओवर द ईयर प्रैक्टिस की गई हैं, क्योंकि उसमें कुछ गलत नहीं है। उनको प्रैक्टिस करने से आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स और बेहतर बनेंगे, इसलिए उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये लेखांकन परंपराएं हैं, हिंदी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसके बाद चार परंपराएं होती हैं मेन अकाउंटेंसी में जिनको आपको फॉलो करना है। एक है कंजर्वेटिज्म, ठीक है, क्या होती है अभी बताऊंगा। दूसरी है आपकी फुल डिस्क्लोजर, तीसरी है आपकी कंसिस्टेंसी, और चौथी है आपकी मटीरियलिटी। आगे पीछे ऐसा कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है, पर कंजर्वेटिज्म सबसे पहले पढ़ा जाता है, समझा जाता है। अब देखिए स्लाइड से आप समझ रहे होंगे कि हमें हर चीज के लिए प्रोविजन करना चाहिए, बंदोबस्त करना चाहिए। प्रूडेंस, हर बार सावधानी, सतर्कता, जोखिम से बचते हुए विवेकपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। कंजर्वेटिज्म मतलब दूरदर्शी, दूर की चीज सोचनी चाहिए। थोड़ा सा रूढ़िवादी होना चाहिए, थोड़ा सा कंजर्वेटिव। जैसे कई बार जैसे मान लीजिए कोई माँ बाप है और मान लीजिए उनकी बड़ी होती गर्ल को वो शाम को या रात को बाहर नहीं भेजते, ठीक है। कुछ लोग उनको कह देते हैं आप बड़ी कंजर्वेटिव सोच के हो, आप तो पुराने ख्यालों के हो। तो कंजर्वेटिव वो जो पुराने ख्यालों का आदमी होता है, जो चली आ रही हैं चीज़ें, सेट प्रैक्टिसेस हैं, वो कंजर्वेटिव कहलाता है। तो हम कंजर्वेटिज्म के बारे में ही बात करेंगे। प्लेट सेफ, थोड़ा सा सेफ चलना चाहिए। कॉशन, थोड़ा सा बच बचा के काम करना चाहिए। तो आपको मूल भाव समझ में आ रहा होगा। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसके आपको ना मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, तो फिर आपको तुरंत समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, हम कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं। आप अगर कॉमर्स के हैं तो जानते ही हैं, और नहीं है तो अब मैं आपको बताऊंगा आपको कि हम कंजर्वेटिज्म कैसे फॉलो करते हैं, फिर अपन उस पर आते हैं। देखिए, देनदारों पर प्रोविजन बनाना। सपोज करो हमने किसी को माल बेचा, ठीक है, और उधार बेचा, और अब हम उससे पैसा वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने का प्रॉमिस हुआ था लेकिन 3-4 महीने निकल गए। हम लगातार उसको ट्राई कर रहे हैं अप्रोच करने की, फ़ोन लगा रहे हैं, वो आंसर नहीं दे रहा या सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहा, एंड नाउ इट बिकम्स डाउटफुल, मतलब उससे पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो अब बात यह है कि 31 मार्च को ये पोजीशन है कि वो डेटर्स से पैसा मिलना डाउटफुल है। सपोज करो आपका 15,000 रुपया है जो फंसा हुआ है और उसका मिलना डाउटफुल है। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी उसने हाथ खड़े तो किए नहीं है, अभी उसने क्लियर मना तो किया नहीं है, तो आप बैड डेट्स तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते। अब आप बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? इस चीज़ को फिर जाने दें, जब डूबेगा तब देखेंगे? नहीं, अकाउंटेंसी कहता है आपको अपना प्रोविज़न बनाना चाहिए। सपोज करो आपकी डेटर लिस्ट 2 लाख रुपए की है, तो चूंकि 15,000 रुपये अब थोड़ा सा खटाई में है, 15,000 का मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो हमें प्रोविज़न करना चाहिए और बाकी अमाउंट को ही एज अ गुड डेटर दिखाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि हमें पूरा 2 लाख मिल जाए, हो सकता है जितना हम
सोच रहे हैं उससे कम बैड डेट्स हो, लेकिन हमें प्रोविज़न बना के चलना चाहिए। पैसा डूबा नहीं है और उसकी अकाउंटिंग हमें आज ही कर लेनी चाहिए। तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, मैं वो भी बताऊंगा कि क्यों विरोध करते हैं। इसी तरह है देनदारों पर बट्टे का प्रावधान। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि 31 मार्च को, जैसे मैंने बताया कि हमारे डेटर मान लीजिए 2 लाख रुपए, हमारी एक पॉलिसी है 1/30, 1/30, ठीक है, और मान लीजिए नेट 60। का मतलब ये है कि हम के कस्टमर्स को 60 डेज की क्रेडिट देते हैं और 1% डिस्काउंट देंगे। 1/30 का मतलब होता है हम 1% डिस्काउंट देंगे अगर कोई 30 दिन के अंदर पैसा दे देगा तो। अब आप नहीं जानते कि आपके डेटर्स में से कौन बंदे आपको 1 महीने के अंदर पैसे दे देंगे और कौन बंदे आपको 1 महीने के अंदर पैसा नहीं देंगे। लेकिन अगर आप प्रोविज़न बना रहे हो तो आप मतलब अगर आपने डिस्काउंट ऑफर किया है तो हो सकता है कुछ लोग डिस्काउंट ऑफर लें। तो हम क्या करेंगे, इस 1,85,000 पे 1% के हिसाब से 1850 रुपये का प्रोविज़न कर लेंगे। कैलकुलेशंस में मत जाइए, अभी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। आपने कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर किया है कि 30 डेज़ में पैसा दोगे तो हम 1% डिस्काउंट देंगे। हो सकता है कि वो 30 डेज़ के अंदर पैसा दें, हो सकता है कि वो डिस्काउंट का बेनिफिट ना लें और आराम से पैसा दें, लेकिन क्योंकि आपने ऑफर कर दिया है तो आपको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो फिर अगर आपको डिस्काउंट देना पड़ सकता है तो आपको नुकसान हो सकता है, तो आप उसका बंदोबस्त करोगे, जिसको प्रोविज़न करना बोलते हैं, ठीक है। तो यही, जैसे हम घर में प्रोविज़न नहीं करते, कि ऐसा नहीं होता है कि हम भूख लगती है फिर आटा लेने के लिए बाज़ार में दौड़ते हैं, हमें प्यास लगती है फिर हम कुआं खोदने के लिए जाते हैं, हम उन सब का बंदोबस्त करके रखते हैं, पानी का, लाइट का, जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ सकती हैं। और वहाँ तो लगभग आप श्योर शॉट होते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और कई चीज़ों का हम बंदोबस्त कर सकते हैं। तो वही है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। इसी तरह से हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, सपोज़ कीजिए कि वर्ष का अंत हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, आपके पास स्टॉक पड़ा है, आप गोडाउन में गए, आपके हिसाब से उसकी कॉस्ट वैल्यू जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है वो है 5 लाख रुपए, और आपको लगता है कि ये मैं माल जब बेचूंगा तो 6 लाख में बिक जाएगा। अब जो माल पड़ा है वो 5 लाख का है, आपको पता लगता है कि वो बेचूंगा तो 6 लाख में बिक जाएगा, लेकिन आप उसे 5 लाख रुपए पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आपको लगेगा सही तो है, अभी बिका थोड़ी दें। अब दूसरी बात बताता हूँ, सपोज करो जो माल आपके पास पड़ा है उसमें से कुछ माल खराब होने वाला है या कुछ माल आउटडेटेड हो गया है या आप चलेगा नहीं, तो आपको लगता है कि ये सारा माल 4.5 लाख में जाएगा, ठीक है। तो आप स्टॉक की वैल्यूएशन बैलेंस शीट में जब करोगे तो 4.5 लाख रुपए दिखाओगे, यानी वो बोलते हैं कि हम कॉस्ट या जो सेलिंग प्राइस होता है या जो हमें नेट रिलाइजेबल होगा, जो हमें नेट रियलाइज होगा, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, उसमें से अपन लोअर वैल्यू पे पिक करेंगे। आई रिपीट, हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते समय कॉस्ट और एनआरबी में से जो लोअर वैल्यू है वो पिक करते हैं। तो ये हमारी कंजर्वेटिव सोच को दिखाता है। अगर हमें ज़्यादा भाव मिलने वाला था, ऐसा हमें लग रहा था, तो भी हमने ज़्यादा नहीं दिखाया, कम दिखाया, और अगर हमें कम मिलने वाला था तो हमने कम दिखाया, ठीक है। तो हमने स्टॉक के मामले में कॉस्ट को नहीं, एनआरबी को चुना अगर वो कम है तो। इसी तरह से हो सकता है कि जैसे डिस्काउंट ऑफर हम कस्टमर को देते हैं वैसे डिस्काउंट ऑफर हमें मिले। सपोज करो कोई क्रेडिटर है, हमारे ऊपर 40,000 रुपये मांगता है और उसके यहाँ 1/30 नेट 60 वाला ऑफर है, यानी अगर हम 30 डेज में पेमेंट दें, और हमें पता भी है कि हो सकता है हम उसको पेमेंट दे दें, हमारे पास पैसे पड़े हैं, तो 40,000 रुपये हो सकता है हमें 400 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन 400 रुपये के इस डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं करेंगे। कुछ लोग जोशीले होते हैं और वो क्रेडिटर्स पे भी डिस्काउंट के लिए रिजर्व बना लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, पूछा जाएगा कि उन्होंने किस परंपरा का उल्लंघन किया है, तो उन्होंने साफ साफ ये जो मैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसके 3-4 नाम है। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शिता, और रूढ़िवादिता, अनुदारवादिता, ठीक है। तो हमने उसको इग्नोर किया है। अगर कोई बंदा क्रेडिटर से जो डिस्काउंट मिलेगा, जो फ्यूचर में बेनिफिट होगा, मतलब फ्यूचर में अगर बेनिफिट होना है तो उसे आपको छोड़ना है, फ्यूचर में अगर लॉस होना है तो उसको आपको कंसीडर करना है। इसी तरह सपोज कीजिए कि आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया शेयर बाजार में, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, और अब ये मान लेते हैं कि जिस दिन आप अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू 1,80,000 रुपये है, ठीक है। तो अब अभी लॉस हुआ नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो क्या होता है, अप डाउन होता है, वहाँ तो फ्लक्चुएशन मतलब उच्चावचन, ऊपर जाना नीचे जाना चलता रहता है। तो अब क्योंकि हमने सेल तो किया नहीं कुछ, जैसे अभी आप अकाउंटेंट बनेंगे तो मान लो मैं एक सीनियर अकाउंटेंट हूँ, मैं आपको कहूँगा कि आपको ये 20,000 की एंट्री करनी चाहिए, तो आप ये कहेंगे सर अभी सेल थोड़ा ना हुआ है,
अभी हमें लॉस हुआ थोड़ा ना है, और अभी तो कभी भी मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, तो हम एंट्री नहीं करेंगे। अकाउंटेंसी कहती है कि चूंकि जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स तैयार कर रहे हो, उस दिन आपको एक 20,000 का नुकसान होता लग रहा है, ऑल्दो हुआ नहीं है पर नुकसान होता हुआ लग रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाना चाहिए। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट जिन्होंने बैलेंस शीट्स के अंदर कभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखा है, तो वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से आता है, इस कन्वेंशन की वजह से आता है। ये कन्वेंशन कहता है कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट के भाव में कमी आ गई है, तो आपको उसके लिए फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाना चाहिए। इसी तरह से हम एक पॉलिसी लेते हैं। सपोज करो हमने एक पॉलिसी ली जो कि 10 लाख रुपए की है, और हम 1 लाख रुपए पर एनम देते हैं, और अब तक अब तक 4 लाख रुपए पे कर चुके हैं। मैंने अभी 3 फिगर बोले, 10 लाख की पॉलिसी है, 1 लाख हम देते हैं और 4 लाख रुपए हम दे सकते हैं। अब आप बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू दिखाओगे? क्योंकि 10 लाख तो आपको मिस हैपनिंग यानी किसी के मरने पे मिलेगा, या पॉलिसी का जब टर्म 10 साल का पूरा हो जाएगा तब मिलेगा, तो 10 लाख तो आप दिखा नहीं सकते। 1 लाख रुपए आप हर साल दे रहे हो, अब तक आप 4 लाख दिखा रहे हो, तो आपका मन करेगा कि हमें इसे 4 लाख पे दिखाना चाहिए क्योंकि हमें 4 लाख रुपए दे चुके हैं। लेकिन आपने इंश्योरेंस कंपनी से पूछा अबाउट इट्स सरेंडर वैल्यू, कि अगर हम इस पॉलिसी को अभी छोड़ देंगे, अगर हम इस पॉलिसी को अभी छोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? तो बीमा कंपनी साइड की अगर आप पॉलिसी अभी छोड़ोगे तो अभी आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। तो आप 4 लाख रुपए दे चुके हैं, लेकिन पॉलिसी को सरेंडर करने पे आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। तो आप जो बैलेंस शीट के अंदर शो करोगे वो 2.5 लाख रुपए ही शो करोगे। बैलेंस शीट के अंदर आप 2.5 लाख रुपए ही शो करोगे। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो? ऐसा हम कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि आज की रिलायजेबल वैल्यू तो 2.5 लाख है। तो विवेक क्या कहता है, मति क्या कहती है, दिमाग क्या कहता है कि चूंकि 4 लाख हमने दिए हैं, ये बात सच है, पर अगर आज के दिन हम पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो आज के दिन तो 2.5 लाख मिलेगा। दैट्स वाई हमें 2.5 लाख रुपए लिखने चाहिए। इसी तरह से अकाउंटेंसी में हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी के पास डिवेंचर होते हैं, डिवेंचर के थ्रू कंपनी पैसा लेती है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने 20 लाख रुपए लिया, और जब 20 लाख रुपए लिया तो कंपनी उनको प्रॉमिस किया 10% प्रीमियम। जैसे कंपनी ने क्या कहा कि आप हमें 5 साल के लिए पैसा दो, 5 साल के बाद हम आपको 20 लाख तो वापस करेंगे ही करेंगे, और आपको 5% एक्स्ट्रा देंगे। तो 5% एक्स्ट्रा हम 5 साल बाद देंगे, लेकिन हम उसकी अकाउंटिंग आज ही करेंगे, राइट नाउ। तो कोई पूछे कि जब हम डिवेंचर इशू करते हैं तो जो प्रीमियम हम 5 साल बाद देने वाले हैं, उस प्रीमियम की अकाउंटिंग हम आज ही क्यों करते हैं? तो आप बहुत क्लियर करेंगे कि वो लॉस हमें बाद में होने वाला है, लेकिन उस लॉस के होने के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो उत्पन्न हो गई है। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आपको लॉस होने के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लॉस होने के चांसेस या ऐसी स्थितियां बन गई हैं, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ऑल्दो ये 5 साल बाद पे होगा तो भी हम इसको दिखाएंगे। इस तरह से जैसे हम गुडविल परचेज करते हैं। गुडविल परचेज करने का मतलब है कि तो मान लीजिए किसी बंदे का बिजनेस 20 लाख रुपए डिजर्व करता था, उसके जो नेट एसेट्स थे 20 लाख रुपए थे, लेकिन हमने उसका बिजनेस 24 लाख रुपए में खरीदा, यानी हमने 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो 4 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए, वो दिए गुडविल के। अब गुडविल कोई ऐसा एसेट्स नहीं है, क्योंकि बिजनेस में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस गुडविल को टाइम टू टाइम राइट ऑफ कर देते हैं, यानी हम इसे एसेट्स के तरह नहीं दिखाए रखते, हम इसे समय के साथ राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अनिश्चितता या बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया आपके कंजर्वेटिज्म के एग्जाम्पल। अब मैं आपको कंजर्वेटिज्म के बारे में बता देता हूँ। देखिए, आपकी रूढ़िवादिता की परंपरा जो है वो सुरक्षित चलने में विश्वास करती है। मैं आपको उसका सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो आपका एग्ज़ाम है और उस पर टाइम लिखा है 6 बजे, भाई बुधवार को 6 बजे एग्ज़ाम होगा। अब पता नहीं क्यों प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, एडमिट कार्ड पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, उसमें ना तो लिखा हुआ आया 6 बजे सुबह, ना लिखा हुआ आया 6 बजे शाम। 6 बजे सुबह को पेपर है या 6 बजे शाम को है, तो बताओ आप क्या करोगे? सुबह देने जाओगे पेपर या शाम को देने जाओगे? मोस्ट ऑफ यू क्या, इनफैक्ट ऑल ऑफ यू, आप सुबह 6 बजे पहुंच जाओगे। आपके दिमाग में पता है क्या चलेगा? आपके दिमाग में ये चलेगा, क्या पता सुबह 6 बजे हो, शाम को पहुंचे हो, पता चला सुबह पेपर ही निकल गया, तो इसलिए आप सुबह पहुंच जाओगे। भले ही आप मन में जानते हो कि हो सकता है पेपर तो शाम को, तो फिर आपका मन का दूसरा हिस्सा क्या बोलेगा, हाँ तो क्या है, एक बार सुबह पहुंच जाएंगे, वहीं बैठ के पढ़ाई कर लेंगे, अगर शाम को होगा तो शाम को दे के देंगे।
लेकिन आप शाम को नहीं जाओगे, क्योंकि शाम को जाने का मतलब है आप पे कुछ ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी आप भरपाई नहीं कर पाओगे। तो ये आपका विवेक है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप घर से निकलते हो, आपको मान लीजिए जहाँ जाना है वहाँ 20 रुपये जाने के लगेंगे, 20 रुपये आने के लगेंगे, बस 40 रुपये का खर्चा है। और फिर भी आपके घर वाले भी आपके जेब में 100-200 रुपये डाल देंगे, आप भी 100-200-500 रुपये लेके चलोगे। ऐसा क्यों करोगे? पता नहीं क्या स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो आप फ्यूचर के लॉसेस के लिए रेडी रहते हो, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो उसी का रिफ्लेक्शन है ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कि हमें सुरक्षित चलना चाहिए। हमें हमेशा फ्यूचर में जो नुकसान हो सकता है उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो आपको उसको अनदेखा करना चाहिए। तो हम मतलब एक तरह से आप दोहरा चरित्र अपनाते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम पूरा फ्यूचर अभी कैप्चर कर लेना चाहते हैं। अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ये सब कहाँ लिखा है? ये सब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में लिखा है। हिंदी में मैंने नाम बताया, हिंदी में नाम है अनुदारवादिता, या हिंदी में एक और नाम है रूढ़िवादिता, हिंदी में एक और नाम है विवेक की अवधारणा, ठीक है। और क्योंकि मैंने कहा ना कि भविष्य में अनिश्चितताएं होती है, तो अकाउंटेंट को प्ले सेफ करना चाहिए और संभाल के काम करना चाहिए। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लास्ट ओवर बाकी है और इंडिया को जीतने के लिए 5 रन चाहिए। अब कह सकते हैं 5 रन चाहिए, बना ही लेंगे, लेकिन फिर भी आप अधिकतर देखोगे, आप अधिकतर लोग, इंडिया वाले तो कम से कम जश्न मनाना शुरू नहीं करते। बाहर के लोग ओवर एक्साइटेड हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा जश्न नहीं मनाते। मैं तो नहीं मनाऊंगा। मैं तो जब 5 रन बन जाएंगे या कम से कम टाई हो जाएगा उसके बाद फिर भी नाचना शुरू कर दूंगा, लेकिन जब तक जीत नहीं जाती तब तक अपन तो पार्टी नहीं मनाएंगे, सीधी बात। तो मैंने जैसे बता दिया कि आपको भविष्य के होने वाले नुकसानों को रिकॉर्ड करना चाहिए और भविष्य के जो प्रत्याशित या अनुबंधित लाभ हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। इनसे आप देखते रहिएगा। स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाते हो आप लोग, बट एनीवेज अब इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। इसके बाद ऐसा क्यों है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या है? तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो ICAI द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, उन्होंने AS1 में ही कह दिया है कि जब आप अपनी पॉलिसियों का चुनाव करें तो अपनी पॉलिसियों के अंदर आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, आपको प्रूडेंस का उपयोग करना चाहिए। लेकिन अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे निराशावादी या नकारात्मक या फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड करने वाली अकाउंटिंग करते हैं, तो इसका एक दुष्प्रभाव ये भी है कि गुप्त संचय का निर्माण हो जाता है। इससे आपके सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाते हैं। मतलब सीक्रेट रिजर्व कैसे होते हैं? जब आप अपनी एसेट्स को छुपाते हो या लाइबिलिटीज को चढ़ाते हो या आप अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाते हो और आप अपनी इनकम को घटाते हो। तो ये 4 हरकतें जो हैं, ये 4 हरकतें सीक्रेट रिजर्व बनाती हैं। ये सीक्रेट रिजर्व ठीक वैसे ही होता है कि जब बचपन में आपके एग्ज़ाम में तैयारी पूरी हो जाती थी, 20 पार्ट या 20 चैप्टर हमें पढ़ने होते थे। मान लीजिए हमने 18 चैप्टर पढ़ लिए, फिर भी हमारा दोस्त कोई आता था, पूछता था भाई तैयारी कर ली क्या? तो आप बोलते नहीं यार अभी तो आधा भी कोर्स नहीं हुआ। झूठ बोलते थे साफ, अधिकतर बोलते थे, मैं तो बोलता ही था, क्योंकि मेरे को पता था कि इसको बता दूं कि हाँ भाई मेरा कोर्स हो गया है या होने वाला है, तो मेरे ही माथे पड़ जाएगा कि मुझे पढ़ा दे, मुझे तैयारी करा दे, और मुझे मेरी तैयारी करनी होती थी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 20 चैप्टर हैं और 20 में से 18 चैप्टर मेरे तैयार हो गए हैं, तो भी हम सामने वाले को 8 या 10 चैप्टर के बारे में ही बता रहे हैं, तो यानी कुछ हम उससे छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम सब छुपा रहे हैं। तो वो गुप्त संचय का निर्माण हो रहा है। और गुप्त संचय इट्स वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ वैसा सेंस नहीं है, पर ब्लैक मनी क्या होता है? तो जो चीज़ आप छुपाते हो, जो अपनी आमदनी छुपाते हो, उससे जो धन क्रिएट होता है उसे ब्लैक मनी कहते हैं। तो इसी तरह जब आप ये इस वाली परंपरा का उपयोग या कहें दुरुपयोग करोगे तो फिर आपका गुप्त संचय यानी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। हालांकि ये कहा जाता है कि जब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आप लगाएं तो आपको 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो प्रूडेंस का ध्यान रखना चाहिए, एक आपको न्यूट्रलिटी का ध्यान रखना चाहिए, तटस्थ होकर न्यूट्रल वे में करना चाहिए, और एक है कि आपका फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके थ्रू आपका फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म में ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को आपका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बता दिए, ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए, तो इनको आप वापस एक बार पढ़ लेना, एक बार समझने की कोशिश करना कि, और ये जब अकाउंटेंसी में प्रोविज़न बनेगा ना,
या जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे दिखाएंगे, या जब हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा हम तो ये सब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के चक्कर में करते हैं, और ओवर द ईयर ऐसा फॉलो होता रहा है और उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब इस परंपरा के दोष क्या हैं? तो एक तो ये है कि प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं हो पाता। एक आपकी परंपरा आएगी जो कहती है कि हमें चीज़ों को प्रॉपर डिस्क्लोज करना चाहिए, जो सच है, सही है, हमें वैसा ही उसे दिखाना चाहिए। तो कई बार हम इस परंपरा के नाम पे कुछ चीज़ें फालतू दिखा देते हैं या कुछ चीज़ें छुपा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट आएगा, डिस्क्लोजर कन्वेंशन आएगा, उसको थोड़ा सा हिट करता है। तो मैंने बताया कि इससे आपके सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाते हैं। क्या? जैसे मान लीजिए कि अब आपके डेटर्स हैं, आपके डेटा 2 लाख हैं और आपका बैड डेट्स 15,000 ही होने वाला है, ऐसा आपको लगता है, तो आपका अमाउंट 185 होना चाहिए। लेकिन आप क्या करेंगे, कुछ लोग है ना, कुछ अकाउंटेंट 20% प्रोविजन बना लेंगे कि 2 लाख में से 20% प्रोविजन बना दिया तो उन्होंने कहा 40,000 रुपये डूब सकता है। डेटर से हमें 160 मिलेगा, तो डेटर से मिलने वाला आपको पता है 185 है, लेकिन आपने जानबूझ के डर के मारे कहा कि नहीं नहीं 20% भी तो डूब सकता है, तो आपने प्रोविजन ज़्यादा बना लिया। इस तरह से आपने डेटर्स को छुपाया, तो इससे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाते हैं। तो सीक्रेट रिजर्व मैंने बताया ना, जब आप असेट्स को छुपाते हैं और लाइबिलिटीज को ओवर एग्जरेट करते हैं, ज़बरदस्ती ज़्यादा बताते हैं, फिर आपका गुप्त संचय का निर्माण हो जाता है। और अब आपका जो एक पक्षपात रहित, जो आपका कहें इम्पार्शियल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो तो नहीं हो पाता। जब इस कन्वेंशन के आते ही, ऑल्दो जब मैं कह रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा फिर इस कन्वेंशन को छोड़ ही देते हैं, लेकिन ज़रूरी है, ये कन्वेंशन ज़रूरी है बिजनेस को कोलैप्स होने से बचनाने के लिए, या अचानक अचानक अगर लॉसेस आ जाए तो उनको फेस करने के लिए आपको प्रोविजनिंग में विश्वास करना होगा। प्रोविजनिंग में विश्वास करना होगा, नहीं तो अचानक आपका व्यापार धड़ाम से गिर जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को अपनाना है, पर संभाल के अपनाना है। यहाँ पर हाँ, अभी इससे ये होता है कि अगर जब इसका दुरुपयोग हो जाता है तो आपकी जो इम्पार्शियल प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है चाहिए, वो नहीं हो पाता। और ये हमारी जो कहें कंसिस्टेंसी है, डिस्क्लोजर है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है और ऑब्जेक्टिविटी है, इन सबको हिट करता है। जब आप प्रोविज़न मनमाने तरीके से बना रहे हो, स्टॉक का बाजार वैल्यू आप मनमाने तरीके से निकाल रहे हो, अपनी मर्जी से ही डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी ये जो बाकी कन्वेंशंस हैं उनको ही हिट करता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें तो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जी, तो वो चीज़ है। तो इसी के साथ ही आपका कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की। आपका दूसरा बहुत आसान कन्वेंशन है, ये है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का तो मतलब है संगतता, हमें एक रूपता मेंटेन करनी चाहिए। तो मान लीजिए कि मैं अगर मान लीजिए, जो कायदे से मुझसे चाहा जाता है कि अगर मान लीजिए मैं यूट्यूब पे एक वीडियो वीकली डालता हूँ, तो फिर मुझसे उम्मीद की जाती है कि मुझे हर हफ्ते ऐसा करना चाहिए। अब कभी मैं 1 हफ्ते में डालूँ, कभी 1 महीने में डालूँ, कभी 1 दिन में 2-2 डालूँ, तो कोई मुझे जो रेगुलर वॉच कर रहा है तो उनको लगेगा सर बड़े इनकंसिस्टेंट है, कोई भरोसा नहीं है, कभी एक आती है, कभी महीने में एक भी नहीं आती वीडियो, ऐसा कुछ भी वो सोच सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी में ये होता है कि देखो अकाउंट्स में क्या होता है, कुछ पॉलिसीज़ का चुनाव करते हैं। जैसे अगेन बार बार मैं कहूँगा, जिनको कॉमर्स पता है, तो हमारी डेप्रिसिएशन के लिए पॉलिसी होती है, या तो हमें स्ट्रेट लाइन मेथड लेना होता है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लेना। जैसे हमारी स्टॉक की वैल्यूएशन की पॉलिसी होती है, या तो हमें मान लो फीफो लेना होता है, या हमें वेटेड एवरेज मेथड लेना होता है। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन पॉलिसी होती है, या तो हमें कॉस्ट लेना होता है या मार्केट वैल्यू लेना होता है। ये कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिनको हम सेलेक्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन हम कैसे लगाएंगे, कितना लगाएंगे, स्टॉक हम कैसे वैल्यू करेंगे, इन्वेस्टमेंट को हम कैसे वैल्यू करेंगे, प्रोविज़न हम कितना परसेंट बनाएंगे, ये सब पॉलिसीज़ हैं। एक बार जब आपने सोच समझ के पॉलिसीज़ को सेलेक्ट कर लिया, तो आपको पॉलिसीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आई रिपीट, एक बार आपने पॉलिसी का चुनाव कर लिया तो आपको बार बार पॉलिसीज़ में बदलाव नहीं चाहिए। ये चाहा गया है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ने। तो इसमें कहा है पीरियड टू पीरियड, 2021 में जो पॉलिसी थी वही 2022 में हमें पॉलिसी मेंटेन करनी चाहिए। अगर आपने डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स में पिछले साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाया था, तो इस साल भी आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना चाहिए। लेकिन
अच्छा, इससे होगा क्या? क्या क्या ऐसा क्यों करना चाहिए? पॉलिसी चेंज क्यों नहीं करनी चाहिए? तो ही आप कंपेयर कर पाएंगे 2021 के नतीजों को अगर आप 2022 के नतीजों से कंपेयर करना चाहते हैं। पहली बुनियादी बात यह है कि दोनों में पॉलिसीज़ अलग अलग होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक 20 ओवर में जो स्कोर है उसे 50 ओवर के स्कोर से मिला रहे हो, तो आप ये कहोगे ऐसा होना ही नहीं चाहिए भाई। 20-20 का कंपैरिजन अलग होता है, 50-50 का कंपैरिजन अलग होता है। कहने का मतलब है इक्वल होगा, दोनों साल में एक जैसी पॉलिसी होगी तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। अच्छा, अब एक और कुछ मतलब ये लोग निकाल लेते हैं, जब जो नए नए होते हैं वो सोच लेते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, कि अब आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, अब आपकी लोचशीलता खत्म हो गई, अब आप चेंजेस कर ही नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे मैं आपको 3 कंडीशन बताऊंगा कि इन 3 कंडीशंस में आप अपनी पॉलिसीज़ जो आप अपना रहे थे उनको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो वो अपन आगे बात करेंगे। पहली तो क्लियर कर लिए, वैसे आपको जब तक ज़रूरत ना हो तब तक पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ या बदलाव नहीं करना है। हाउएवर कुछ केसेस में आप बदलाव कर सकते हो। एक बार ये बार-बार मैं दोहराता हूँ, एक बार आपने मूल्यह्रास की जिस विधि को चुन लिया, स्टॉक वैल्यूएशन या किसी भी चीज़ के लिए आपने जिस पॉलिसी को चुन लिया, जैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में चॉइस मिलती है कि आप उसको असेट्स मानोगे या एक्सपेंस मानोगे, आपको चॉइस मिलती है। तो एक बार आपने जो पॉलिसी ले ली, आपको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करनी चाहिए, तो ही कंपैरेबिलिटी इस्टेब्लिश होगी। आप खुद से या किसी दूसरी संस्था से तभी तुलना कर सकते हो जब आप दोनों की लेखांकन नीतियाँ एक जैसी हो। अगर उस संस्था की लेखांकन नीति अलग है, आपकी अलग है, तो कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब 3 दशाओं में आप अपनी पॉलिसी में चेंज कर सकते हो। अगर लीगली ये चाहा गया है, अगर आपके ऊपर कोई लीगल नोटिस आया, मतलब आपका जो अकाउंटिंग की जो सुप्रीम बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से आया कुछ कि आपको अब से ऐसी अकाउंटिंग करनी है, तो आपको करनी है, फिर आपको अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्कोप यानी जो दायरा होता है उस दायरे में आप भी आते हो, तो फिर आपको भी नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए नई पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, भले पहले ही आप कुछ भी पॉलिसी फॉलो कर देते हो। और एक है कि अगर आपको खुद को लगता है कि बेटर प्रेजेंटेशन के लिए पॉलिसी में बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि देखो मान लो जी आप कहीं अकाउंटिंग करने गए, ठीक है, वहाँ 5 साल से एक अकाउंटेंट थे, अब वो चले गए और आप पहुँच गए। आपको लगता है बाय द वे उनका तरीका बहुत ही बकवास या घटिया तरीका था और नए तरीके से इस तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो बेटर प्रेजेंटेशन अगर आप कन्विंस कर पाते हो अपने बॉस को, ओनर को, अपने साथियों को, तो फिर आप पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं। तो पॉलिसी में आप 3 दशाओं में बदलाव कर सकते हैं, जब कानून ऐसा चाहता हो, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नया आ गया हो, या खुद आपको बेटर प्रेजेंटेशन के नाम पे लगता हो, तो आप पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पॉलिसी में बदलाव करते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है आपको वो प्रभाव को क्वांटिफाई करना पड़ेगा, यानी कितनी राशि का परिवर्तन इस वजह से आया या आएगा, आपको ये बताना पड़ेगा और इस बात को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये भी आप बात ध्यान रखिएगा, ये बात आपको डिस्क्लोज करके आनी है, इसका प्रकटीकरण आपको करना होगा। ओके, जैसे अगर मान लीजिए पहले आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते थे और अब आप WDV से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो उस वजह से क्या चेंजेस आए ये बात आपको पता नहीं। और अब एक फाइनल चीज़ पे आए हैं, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा है, कहीं आपको शायद और नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंसी भी तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी, वर्टिकल कंसिस्टेंसी और 3D कंसिस्टेंसी। तो मैं वैसे ही आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने 2015 में जो पॉलिसी अपनी और 2016 में भी वो पॉलिसी अपनाई, तो आप 15 और 16 का कंपैरिजन कर सकते हो। इनमें जो अप या डाउन है देख सकते हो और इनका जो अप डाउन का परसेंटेज है वो भी देख सकते हो। आपका देखो आपका कैसे जा रहा है, तो कंपैरिजन चार्ट है वो सीधा यूँ चल रहा है। जब भी चीज़ इस तरह चलती है ना, तो वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल। जब ये चीज़ यूँ चलती है ना नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं, तो जब चीज़ बाएं से दाएं चलती है, लेफ्ट टू राइट चलती है, तो उसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी। तो आपने लास्ट ईयर जो कहें पॉलिसीज़ ली थी, फिर इस साल जो पॉलिसी ली थी, अगले साल जो पॉलिसी ली थी, जब आप उसको कंपेयर करते हैं और वहाँ आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो यू आर मेंटेनिंग
हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी, क्षैतिजाकार संगति। अब ये आप अब देख लीजिएगा, सारा लिखा हुआ आ जाएगा। और एक होती है आपकी वर्टिकल कंसिस्टेंसी। तो समझो कि पहले आप P&L बनाते हैं और नीचे आप बैलेंस शीट। अब आपने P&L के अंदर जो डेप्रिसिएशन लगाया या जितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस शीट में भी अगर उतना ही परसेंट डेप्रिसिएशन दिखाया है, तो आप देखिए जैसा ऊपर है ट्रेडिंग में, जैसे जो स्टॉक आपने ट्रेडिंग में दिखाया वही स्टॉक आपने बैलेंस शीट में दिखाया। ऐसा होता भी है, अकाउंटेंट ऐसा करते भी हैं, तो इसका मतलब है हम वर्टिकल कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहे हैं। इसमें हमें और किसी संस्था से मतलब नहीं है, ना हमें पिछले वर्ष से मतलब है। हम इसी साल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे, जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट होता है, फिर P&L अकाउंट होता है और फिर बैलेंस शीट होती है। ठीक है, तो जो चीज़ ट्रेडिंग में लिखी है वही बैलेंस शीट में लिखी है, जो बात P&L में लिखी है वही बात बैलेंस शीट में लिखी है। तो इसका मतलब है कि हम एक वर्टिकल कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहे हैं। खास तरह की कंसिस्टेंसी होती है जो 3 डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होती है। उसमें यूँ होता है कि अगर अगर मान लीजिए कि हम अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद में बहुत सारी क्लॉथ मिल्स होती हैं, और सब लोगों ने, जैसे ये फर्स्ट मिल है, ये सेकंड मिल है, ये थर्ड मिल है, सबने सबने एक जैसी पॉलिसी अपना रखी है। सब लोग स्टॉक जब भी इशू करते हैं, जब भी रॉ मटेरियल इशू करते हैं, तो एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, उसको अपनाते हैं। या मान लीजिए डेप्रिसिएशन के लिए सब लोग वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड को अपनाते हैं। तो फिर आप मतलब मल्टी फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं आपस में, जिसको इंटर फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। आप इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो ये आपकी इसी तरह की होती है, जिसको बोलते हैं त्रिआयामी या थ्री डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। तो ये तीनों तरह की कंसिस्टेंसी मेंटेन की जा सकती है।